रिवर्स रेपो रेट हम देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट जिसको आरआर भी कहते हैं, RRR, यह रेपो रेट के विपरीतार्थक काम करता है। तो देखते हैं परिभाषा से। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। वर्तमान में दर 3.35% है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से, कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं, जब लोन लेती है तब इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वहीं जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार देती है, कमर्शियल बैंक को उधार देती है, तब इसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन मैंने उसमें बता दिया है। अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट दोनों सम्मिलित रूप से आरबीआई के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को संबोधित करते हैं। ये दोनों मिलकर आरआर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों मिलकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को बताते हैं, क्योंकि इसी से मार्केट में कितना पैसा जाएगा नहीं जाएगा इस बात को डिसाइड किया जाएगा। अन्य भी उपकरण का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, लेकिन ये उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के लागू होने के उपरांत आरबीआई प्रतिदिन एक निश्चित धनराशि उन बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष है, एवं उन बैंकों को रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज अदा करती है। इसका मतलब कि ये रिवर्स रेपो रेट रोज का चलता है, ये रोज का काम है। बैंकों से प्रतिदिन इस पर ब्याज आरबीआई की जरूरत के अनुसार लिया जाता है और दूसरे बैंक को फिर से रेपो रेट के रूप में वापस मिल जाता है। तो कहने को ये तात्पर्य है कि, और यही मैंने बताया, यही धनराशि आरबीआई रेपो रेट पर उन बैंकों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है जिन्हें कम अवधि के लिए मुद्रा की आवश्यकता हो। कम अवधि मतलब 90 दिन से कम टाइम के लिए। तो इसको अगर समझना है तो जैसे कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों से उधार ली, इसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। वही अगर बैंक लिए तो रेपो रेट का, ये रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट। तब इसमें ये हुआ कि जब आरबीआई ऋण कमर्शियल बैंकों से लेती है तो उस पैसे का इस्तेमाल फिर से लोन देने के लिए करती है जब उसके पास अधिशेष रहता है। तो मुद्रा की आवश्यकता मार्केट में पूरी हो जाती है। वर्तमान समय में रिवर्स रेपो रेट तथा रेपो रेट 0.65% अधिक है। तो मैंने बताया था रेपो रेट 4% है और इस समय रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो आप देखेंगे कि ये 6.5% रिवर्स रेपो रेट कम है रेपो रेट से। आगे और भी बताते हैं। अतः जिस अनुपात में आरबीआई रेपो रेट को परिवर्तित करती है, जिस अनुपात में रेपो रेट को परिवर्तित करेगी, जैसे पहले 6 था, 6.25 हो गया। पहले रेपो रेट 6 था, अब 5.25 हो गया।
तो जिस अनुपात में चेंज करेगी रेपो रेट, उसी अनुपात में रिवर्स रेपो रेट भी परिवर्तित होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही होगा। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही होगा रेपो रेट से। यदि रिवर्स रेपो रेट में अब मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है रिवर्स रेपो रेट का? अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होता है, इसका इफेक्ट हम देखते हैं रेपो रेट का अर्थव्यवस्था पर। यदि रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी हो जाए, इसका मतलब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेना अधिक कर दे तो रेपो रेट बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने के कारण ऐसे बैंकों के लिए आरबीआई से ऋण प्राप्त करना आकर्षक हो जाता है, क्योंकि अब अधिक परसेंटेज पर देंगे तो बैंकों को अधिक लाभ होगा। अतः जो धनराशि कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपभोक्ता तक जाती थी वो आरबीआई की ओर प्रवाहित होने लगी, क्योंकि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, इसका मतलब अधिक आरबीआई ब्याज देगी। अब बैंक आरबीआई से अधिक ब्याज दर पर आरबीआई को पैसा देना शुरू कर देंगे, उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। इससे मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ऊंच होती है। मैंने बोला था ना कि अभी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। इसका मतलब कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। इसके कारण भी है, और ऊंच होने के कारण रेपो रेट, क्योंकि उस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, वो भी केवल वाणिज्यिक बैंकों को ही इसमें रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। आरबीआई इस अंतर के कारण लाभ बना लेती है। जो 0.65% का अंतर है, इस पर आरबीआई लाभ बना लेती है रेपो रेट से। और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? इस लाभ का एक हिस्सा आरबीआई अपने आपातकालीन कोष में रखती है। कोई भी परिस्थिति आ सकती है, मार्केट में तरलता अधिक आ सकती है, उसको सोखने के लिए, तरलता कम हो सकती है उसको बढ़ाने के लिए, जिसका प्रयोग उन बैंकों के पुनर्गठन के लिए भी कर सकती है। कोई बैंक दिवाला होने लगता है, उस पर काम करती है, जो कि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण दिवालिया हो जाते हैं। एवं इसका प्रयोग आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत बैंकों को ब्याज अदा करने के उद्देश्य से भी करती है। विमुद्री के कारण बैंकों के पास पैसा पहुंचा, उस पैसे पर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत उसको पैसा आरबीआई के पास भेज दिया गया, तो उस पर ब्याज भी देना था, तो उसके उद्देश्य से भी करती है, उस पर अपना लाभ बनाकर। किस पे? आरआर पे। आरआर मतलब रेपो रेट। शेष धनराशि का प्रयोग आरबीआई भारत सरकार को लाभांश प्रदान करने के उद्देश्य से करती है। कुछ पैसा का इस्तेमाल बैंकों के पुनर्गठन में कर दिया गया अगर दिवाला हो गई, कुछ लाभांश के रूप में आरबीआई को दिया जाएगा, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक मेंस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, अगर इसका तर्क दिया जाए तो क्या होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आरबीआई ने भारत सरकार का जो लाभांश प्रदान किया वह वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में लगभग आधा था। इसके पीछे निम्नलिखित कारण बताए गए। तो इसका एक कारण हो सकता है कि रेपो रेट में गिरावट आ गया हो, तभी तो ऐसा होगा। तो क्या हुआ
कि लाभांश कम हो गया। तो इसके कुछ कारण होंगे, वो कारण क्या थे? तो इसको कारण ये नज़र आता है। पहला कारण, प्रारंभ में रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट के बीच का अंतर हुआ करता था। इसका मतलब रेपो रेट मान लीजिए 4% है, तो रिवर्स रेपो रेट 3% होता था। इससे आरबीआई 1% का लाभ अपना बना लेती थी। इससे मतलब कि आरबीआई को फायदा हुआ। लेकिन 2015-16 में इसको घटाकर 0.5% कर दिया गया एक तिमाही में। फिर से दूसरे तिमाही में घटाकर 0.25% कर दिया गया। तो लाभ और भी प्रभावित हुआ ना आरबीआई का। इसके कारण आरबीआई का लाभ प्रभावित हुआ। अब देखते हैं कि इस समय जो सीआरआर है, इस समय जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, उसका क्या? इस समय जो रेपो रेट है वो रेपो रेट में लाभ मिल रहा है कि नहीं आरबीआई को? तो हम देखते हैं कि रेपो रेट 4% है, फिर 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें 0.65% ये जाता है, अंतर उसका जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में 0.5 की तुलना में फिर से रिवर्स रेपो रेट से लाभ आरबीआई प्राप्त कर रही है। तो फिर से लाभ उसको मिलना शुरू हुआ है। ये सिनेरियो 2021-22 के सिनेरियो को देखें तो दूसरा कारण बताया गया कि विमुद्रीकरण के कारण बैंकों के पास अतिरिक्त जमा राशि आई, अतः अपने कारोबार के उद्देश्य से बैंकों को आरबीआई से रेपो रेट पर ऋण लेने की आवश्यकता कम पड़ी, जिससे लाभ प्रभावित हुआ। तो रेपो रेट मतलब आरबीआई से लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंकों के पास इतने अतिरिक्त पैसे आए तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अतिरिक्त जमा राशि आ गई तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो आरबीआई को ब्याज नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण दिखता है। और तीसरा कारण आता है कि आरबीआई नए नोटों के मुद्रण में आरबीआई के लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ा। इस व्यय ने भी आरबीआई को लाभ प्रभावित किया। 12,000 करोड़ रुपए लग गए नए नोटों को जारी करने में, नए नोटों का पुनर्निर्माण करने में। तो ये 12,000 करोड़ रुपए तो कुछ मिला नहीं, तो 12,000 करोड़ का ऐसे नुकसान हो गया। बस इसमें इतना ही है। आगे हम देखेंगे MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, ये देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।